Hello everyone. Today is the fifth lecture and continuation. अभी तक हम देख चुके हैं पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश एंड आज फिफ्थ लेक्चर है उसमें हम देखेंगे फ्रेंच। एक रिकैप लेते हैं अभी तक जो जो पढ़ा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने उसमें शुरू किया है अराइवल ऑफ यूरोपियन से। अराइवल ऑफ यूरोपियंस में द फर्स्ट थिंग विच वी हैव सीन दैट हाउ डिड द यूरोपियंस एंटर्ड इन इंडिया, व्हाट वर द कॉजेज, व्हाई दे केम टू इंडिया and when they came to India. Everything we have seen in the arrival of Portuguese. Next in sequence was our lecture 2 जिसमें हमने देखा था Dutch. Third came the English and finally आज फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे फ्रेंच। देखिए फ्रेंच के बारे में जब हम पढ़ेंगे हमको कुछ चीज़ें देखना पड़ेंगी। फ्रेंच केम टू इंडिया इन 1664। लास्ट टाइम जब हमने पोर्चुगीज़ देखा था वी हैव सीन वास्को डी गामा, वो कब आया था 1498। 1498 से 1664 तक क्या टाइम डिफरेंस है? एक बहुत लंबा अंतर है, 100-150 साल का। 150 साल बाद फोर्थ पर्सन केम टू इंडिया, दैट इज द फ्रेंच। देखिए जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंग्लिश से पूछे जाते हैं, फ्रेंच से क्वेश्चंस नहीं आते। इसलिए मैं कहता हूँ अभी नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको समझिए कैसे फ्रेंच इंडिया में आए, क्या उनके साथ हुआ और क्यों उनको जाना पड़ा, क्यों वो फ्रेंच राज नहीं कर पाए इंडिया पे। ठीक है ना। अब जब हम फ्रेंच के बारे में बात करेंगे, फाउंडेशन इसकी देखेंगे। डच जब हमने कल देखा था तो 1602 में आए थे। इंग्लिश हमने देखा था उनकी कंपनी बन गई थी 1600 में। क्वीन एलिजाबेथ वन ने 31 दिसंबर 1600 को इंग्लिश को चार्टर दिया था। देन दे फॉर्म्ड अ कंपनी। 1611 में उनने फैक्ट्री बना ली थी। अब आप समझिए इंग्लिश ने 1611 में फैक्ट्री बनाई, फ्रेंच उसके ठीक 50 साल के करीब बाद आते हैं 1664। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के करीब का डिफरेंस रहा है। इस डिफरेंस के बाद फ्रेंच आते हैं और अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। आप एक डिफरेंस समझिए, आप जाएंगे एक नया बिजनेस डालेंगे, वो बिजनेस कब तक इस्टेब्लिश होगा? 2-5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हो सकता है इससे ज़्यादा भी टाइम लगे। सेम थिंग हैपेंड विद दी इंग्लिश। इंग्लिश के उन्होंने अपना व्यापार डाला, व्यापार जम गया उनका, और 50 साल में कोई भी व्यापारी हो वो बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो जाता है। सेम थिंग हैपेंड विद इंग्लिश। इंग्लिश अब बहुत अच्छे इस्टेब्लिश हो चुके थे। 50 साल बाद अब कौन आते हैं? फ्रेंच। कल हमने इंग्लिश का जो देखा था कि उन्होंने कैसे कब्जा जमाया, सूरत जमाया, गोवा जमाया, कैलिकट जमाया, फिर इस तरह मसूलीपट्टनम जमाया, ऊपर कैन्नौर जमाया, फिर हुगली जमाया, चंद्रनागौर जमाया। तो ईस्ट से लेकर के पूरा वेस्ट कोस्ट और वेस्ट से लेके ईस्ट कोस्ट, पूरे कोस्टल एरिया में इंग्लिश के पास एक पावर थी, एक होल्ड थी, हर जगह उनकी फैक्ट्री थी, पोर्ट था। नाउ केम दी फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अब देखिए फ्रेंच में एक बहुत अच्छी चीज़ थी, अ रिवॉल्यूशन वॉज गोइंग ऑन। ठीक है, दिस रिवॉल्यूशन वॉज नॉट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट वॉज रिवॉल्यूशन ऑफ नॉलेज, रिवॉल्यूशन ऑफ पैट्रोनेज, रिवॉल्यूशन ऑफ नॉट रेनेसेंस बट अ रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन टाइप का चल रहा था कि भाई हमको जो है कुछ ना कुछ नया करना है। भाई इंग्लिश कमा रही है तो हम भी कमाएंगे, पोर्चुगीज़ कमा रहे हैं तो हम भी कमाएंगे। ये जो उनके दिमाग में कीड़ा था, इस कीड़े ने इनको बोला कि भाई आप भी जाओ। अब रास्ता आपको पता है, इंग्लिशों ने खूब रास्ता खोज लिया है, पोर्चुगीज़ ने बढ़िया रास्ता खोज लिया है, सब इजी है, वहाँ पे इन रोड वगैरह बन गई हैं, इंडिया में डेवलपमेंट भी हो गया 50-100 साल में, अब आप जा सकते हैं। फ्रेंच वाले इंडिया आते हैं। फ्रेंच वाले एक कंपनी बनाते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 में। उस टाइम लुइस 14 रहता है। ठीक, लुइस 14 का एक मिनिस्टर रहता है कॉलबर्ट। ये कॉलबर्ट जो है इसका दिमाग रहता है कि भैया कंपनी खड़ी करना है। ये कंपनी खड़ी करता है कब? ईयर 1664 में, और उसका नाम देता है कॉम्पेजेन डेस इंडेस ओरिएंटलिस। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो रट्टा मार लेना। क्लियर है, कोई नहीं पूछ रहा। अब इस फालतू के नाम की एक कंपनी बनाता है और इसको 50 साल की मोनोपोली मिलती है। 50 साल क्यों? क्योंकि कंपनी बनाई थी एक मिनिस्टर ने। क्वीन एलिजाबेथ ने जब चार्टर दिया था इंग्लिश की कंपनी को तो 15 साल की मोनोपोली थी।
इस पोर्चुगीज के पास कितने साल के? 50 साल के। 1664 में कंपनी बनती है, इंडिया आते हैं। 1667 में सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। आप देखिए सूरत किसका सेंटर था? पहले पोर्चुगीज का भी रहा, फिर डच का भी रहा, फिर इंग्लिश का भी रहा, नाउ फ्रेंच के, एंड दे टू गॉट देयर फैक्ट्री इन सूरत। ठीक है, पोर्ट सिटी थी, प्रॉक्सिमिटी टू सी एंड इवन प्रॉक्सिमिटी टू द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो सूरत सबका फेवरेट रहा है, सबकी एक ना एक फैक्ट्री वहाँ रही है ना। डच ने अपनी फर्स्ट मसूलीपट्टनम में लगाई, बाद में सूरत में आ गए। पोर्चुगीज़ ने अपनी कहीं और लगाई, कैलीकट में लगाई, बाद में सूरत में आ गए। इंग्लिश ने अपनी सूरत में लगाए। फ्रेंच आए, फ्रेंच ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में ही लगाई। जब सूरत में फैक्ट्री लगाई तो फैक्ट्री लगाने वाला जो आदमी था, हिज नेम वाज फ्रैंकोइस कैरॉन। रिमेंबर, कैरॉन। ठीक, फ्रैंकोइस कैरॉन ने एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री 1667 में लगी। 1669 में वो जो फैक्ट्री थी सूरत की चलने दी, नई फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम। वी हैव सीन यस्टरडे, दिस इज नॉट द फैक्ट्री, एक्चुअल फैक्ट्री, इट इज जस्ट द वेयर हाउस। 1669 में जो फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में, उसका एक डायरेक्टर रखा कि भैया तू पूरे सारी देख रेख कर, हमें वो फैक्ट्री चला, हमें कोई मतलब नहीं है भाई कितना क्या इनपुट आउटपुट है, प्रॉफिट कितना है, ये सब का हिसाब किताब रखने एक डायरेक्टर रखा। हिज नेम वॉज फ्रैंकोइस मार्टिन। रिमेंबर, ये दोनों अलग अलग नाम है। फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लगी, फ्रैंकोइस कैरॉन ने लगाई। सेकेंड फैक्ट्री 1669 में लगी मसूलीपट्टनम में, उसका डायरेक्टर बना फ्रैंकोइस मार्टिन। ऑलराइट, अब 1673 में इन्होंने एक छोटी सी जगह खरीदी, एक मुस्लिम गवर्नर था वालीकोंडापुरम का, उससे, और वो जगह को फाइनली डेवलप करा इन्होंने एक सिटी में। दैट सिटी इज नोन एज पौंडीचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, कब? 1674। रिमेंबर इट। पूछा जाता है कैलकटा कब एस्टैब्लिश हुआ? जब हमने कैलकटा देखा था कल, तो वो 1691 में एस्टैब्लिश हुआ था, एस्टैब्लिश बाय जॉब चॉर्नॉक। पुडुचेरी पहले इस्टेब्लिश हुआ है 1674 में। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्ट बनाया। अब देखिए सारी यूरोपियन पावर्स कहीं पर भी कोई जगह लेती थी तो एक फोर्ट बनाती थी। वी हैव सीन फोर्ट एट मुंबई, वी हैव सीन फोर्ट एट मद्रास, वी हैव सीन फोर्ट एट कैलकटा। नाम आप कमेंट कर दीजिए कौन कौन से नाम हैं, कल के लेक्चर में सारे डिस्कस हुए थे। ठीक, पुडुचेरी में जो फोर्ट बनता है दैट इज नोन एज फोर्ट लुइस। क्लियर है? नेक्स्ट, 1674 में पुडुचेरी स्टैब्लिश होता है। इन द सेम ईयर फ्रैंकोइस मार्टिन, remember this guy, the director of Masulipatam, he acquired the position of Governor General of French. ठीक है, अब 1674 में पोर्चुगीज बना। 1674 में इन्होंने ईस्ट में कैलकटा के पास एक और जगह ली, वहाँ एक फैक्ट्री डाली, जगह थी चंद्र नागौर नियर कैलकटा। ठीक है, एक बंदा गवर्नर बना 1674 में ही, फ्रैंकोइस मार्टिन। वो जो फैक्ट्री का डायरेक्टर था ना मसूलीपट्टनम वाली, वो अब क्या बन गया? गवर्नर जनरल। नाउ 1688 में एक गड़बड़ होती है, डच और फ्रेंच की लड़ाई होती है। ठीक है, हमने देखा था कि इंग्लिश भी आ चुके थे, डच भी आ चुके थे, पोर्चुगीज पैरेलल चल रहे थे। डच और फ्रेंच की लड़ाई होती है। अब लड़ाई में सबसे ज़्यादा हमला कहाँ होता है? फोर्ट पे। इन्होंने पौंडीचेरी में कौन सा फोर्ट बनाया था? फोर्ट लुइस। सबसे पहला काम अपने फोर्ट की सुरक्षा, घर की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इन्होंने फोर्ट को चारों तरफ से किलेबंदी करी, दैट इज़ दे फोर्टिफाइड। फोर्टिफाई परमिशन करने के लिए परमिशन ली। नाउ दे गॉट द परमिशन फ्रॉम संभाजी। संभाजी वॉज द मुगल किंग। ठीक है, शिवाजी के लड़के थे। अभी वी विल बी रीडिंग अबाउट मुगल मराठा, सॉरी ही वॉज द मराठा किंग, वी विल बी रीडिंग अबाउट मराठा ऑल्सो। तब हम ये देखेंगे कि कैसे मराठा किंग्स लाइन बाय लाइन आई, कैसे पेशवाज आए। ये तब हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में विल बी कंटिन्यूइंग इन द अपकमिंग लेक्चर्स अबाउट मुगल्स एंड मराठास। वी हैव टू रीड मुगल, मराठा, कर्नाटक, हैदराबाद, एवरीथिंग वी विल बी गोइंग जस्ट स्लोली। ऑलराइट, सो दिस गाय बिकेम गवर्नर, ही फोर्टिफाइड द फैक्ट्री, फ्रैंकोइस मार्टिन। अब इसने क्या करा? देखिए, डच को इंग्लिश ऑलरेडी हरा चुके थे, तो इंग्लिश और डच अब दोनों साथ हो गए। नाउ दे बोथ आर फ्रेंड्स।
1693 में, टाइमलाइन समझिए आप, 1689 में फोर्टिफाई करी, 1693 में डच ने पोर्चुगीज को फ्रेंच से पौंडीचेरी छुड़ा लिया। नाउ डच वर दी मास्टर्स ऑफ पौंडीचेरी। हालांकि 1697 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ रेंसविक। रेंसविक की ट्रीटी से पौंडीचेरी वापस फ्रेंच को दे दिया गया। ये कहानी थी 1664 से 1700 तक। ओनली दीज मेनी इवेंट टुक प्लेस। अब क्या हुआ, 1701 में एक वॉर छुड़ता है, और ये जो वॉर होता है ये यूरोप में होता है, दैट इज नोन एज वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। अब स्पेनिश सक्सेशन का वॉर हुआ। एक तो यूरोप की और फ्रेंच की आर्मी में एक सबसे बड़ी कमी थी, दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती थी तो ये जहाँ भी होते थे, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे मेडागास्कर में हो, ये आपस में लड़ने लग जाते थे। हुआ भी यही, लड़ाई हुई यूरोप में और इनकी सेनाएं लड़ने कहाँ लगी, इंडिया में। तो वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन टुक प्लेस इन यूरोप। लड़ाई उनकी यहाँ अंग्रेजों से होती है, इंडिया में ये हारते हैं। इंडिया में क्या होता है, अब इनके हाथ से सूरत, मसूलीपट्टनम और बैंथम की जो फैक्ट्री है चली जाती है इनका। अब आप समझिए 1667 में जो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई हुई थी वही इनके हाथ से चली गई। चलो यहाँ तक भी ठीक था। एक बंदा जो आपका गवर्नर है वो कब गवर्नर बना, 16, ये जो फ्रैंकोइस मार्टिन था 74 में, ये आपका गवर्नर चल रहा है। इसने 30 साल देखे इंडिया में, दैट मीन्स ही वॉज अ वेल एक्सपीरियंस गाय। सबसे बड़ा झटका हुआ, ये बंदा मर गया। कब, 1706 में। नाउ व्हाट, हु विल बी द नेक्स्ट। भाई 30 साल से राज कर रहा, आपने नेक्स्ट को देखा ही नहीं, नेक्स्ट कौन होगा। अब खाली कुछ भी नहीं। अगले 15 साल बहुत मुश्किल से कटते हैं। ठीक, 1706 में फ्रैंकोइस मार्टिन डाइड। 1720 तक बहुत मुश्किल से कैसे भी इनका फ्रेंच का काम चलता रहा। नाउ व्हाट हैपेंड, 1720 में इनको थोड़ा होश आता है कि भैया कंपनी की हालत ख़राब है, कंपनी को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। नाउ दे रीऑर्गेनाइज देयर कंपनी, और इस बार उन्होंने नाम क्या रखा इसका, परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज़। ठीक है, 1720 से 1740 में दो इम्पोर्टेंट गवर्नर आए, लेनॉयर और डूमास। इन दोनों के नाम याद रखना है। तो फर्स्ट वॉज फ्रैंकोइस मार्टिन, then Lenoir, then Dumas. Next in line, the important was Duplex. He was the most important one. He came in 1742. ये important क्यों है, ये हमें आगे के लेक्चर्स में पता चलेगा। अभी तक इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी किसी गवर्नर की कि टेरिटोरियल एक्सटेंशन करें। ड्यूप्लेक्स महाराज आए, इनका सिर्फ एक ही फंडा था, आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई टेरिटरीज। वेन एवरी वन इज डूइंग, वेन पोर्तुगीज डेड, वेन डच डेड, वेन इंग्लिश डेड, देन वाई कांट आई। ठीक है, इन्होंने पॉलिसी अपनाई एक्सटेंडिंग द टेरिटोरियल एम्पायर। ये अब ज़मीन पे हथियाना चाहता था, ज़मीन बढ़ाना चाह रहा था। अब देखिए 3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। 1746 से 1763, देखिए फ्रेंच आए कब थे इंडिया में, 1667 में। नेक्स्ट जस्ट आफ्टर 100 ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1763 में इनका एंड हो गया। कैन यू अंडरस्टैंड, नॉट इवन 100 ईयर कंप्लीट, राइट। 1746 से 1763 के बीच 3 वॉर हुए और तीनों इंग्लिश से वॉर हुए। ठीक, तीनों वॉर में कहीं ना कहीं इनको झटका लगता गया। फाइनली क्या हुआ, 1760 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ बंडी वॉश, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। फ्रेंच पूरे तरीके से हार जाते हैं और इंग्लिश जीत जाते हैं, और फ्रेंच का इंडिया से बोरिया बिस्तर बंद हो जाता है। 1763 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। उस ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत क्या बोला जाता है, भैया आप आए थे, वी हैव अ सेम रिलीजन, आपको हम थोड़ी सी जगह दे दे रहे हैं, और वो जगह होती है पौंडीचेरी। तो फ्रेंच को सिर्फ पौंडीचेरी दे देते हैं, रेस्ट ऑल इनके हाथ से चला जाता है, और बाकी फ्रेंच का बोरिया बिस्तर बंद, फ्रेंच अपने घर वापस। इतनी सी कहानी थी फ्रेंच की। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी सीइंग अबाउट कर्नाटक, दैट व्हाई दे फॉट। ये जो 1746 से 1763 तक के जो वॉर्स हुए हैं, ये वॉर्स हुए क्यों हैं, क्या ऐसा कारण रहा कि इनको बार बार लड़ना पड़ रहा है।
क्या ऐसा कारण रहा कि इनको 3-3 4-4 बार लड़ना पड़ रहा है? तो नेक्स्ट लेक्चर्स में जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम ये कर्नाटिक वॉर देखेंगे। कुछ लोकेशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। लोकेशंस इसलिए क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जब पेपर होता है, स्पेशली फॉर द ऑप्शनल वन, तो उसमें इनको एक 20 मार्क्स में 20 पॉइंट्स होते हैं। तो वेयर यू हैव टू पॉइंट आउट द लोकेशन, तो विल सी द लोकेशन, द इम्पोर्टेंट लोकेशन वन। सी इम्पोर्टेंट ये लोकेशन कल रहेंगी, लेकिन एक बार अपन ऊपर से देखते हुए चलते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मैसूर, देखिए हैदराबाद जब टूटा था तो हैदराबाद था निज़ाम के हाथ में, ठीक। अब नीचे विजयनगर साम्राज्य टूटा तो उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हुए। सम ऑफ देम वर मदुरई, तंजौर, तिरुचिरापल्ली, त्रावणकोर, ये सब मैसूर, ये सब उसी विजयनगर साम्राज्य के टुकड़े थे, छोटे छोटे टुकड़े। ये कैसे हुए? ऑल दीज मैप विल बी यूज टुमारो व्हाइल डिस्कसिंग द कर्नाटिक वॉर्स। टुडे यू कैन सी, लुक एट द लोकेशन। कैलीकट आपका मालाबार कोस्ट पे है, ठीक। ऊपर देखिए इस वाले मैप में आपको समझ में आ जाएगा, मैसूर टॉप मोस्ट है। मैसूर से नीचे आता है तंजौर ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक। कोची इज बिलो तंजौर ऑन द वेस्टर्न साइड। नेक्स्ट कम Travancore, which is below Kochi. And the last comes Trivandrum. Look at the location. Locations are very important. You will have to do mapping. For that mapping, again and again, that location is very important. This Machilipatnam. This Machilipatnam is actually Masulipatanam. Its earlier name was Machilipatnam. See, this is what we will be studying tomorrow, but just go through it, go through the map, so that it becomes easy for you to understand what we are reading. In the next lecture, whatever we will be reading, you will understand everything. फ्रेंच की कहानी इतनी ही थी। कल हम कर्नाटिक वॉर्स देखेंगे। तो कर्नाटिक वॉर्स में इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास मैप हो, ठीक है। अभी तक हमने जो जो देखा, एक रिकैप देखते हैं। वी हैव सीन द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कैसे आए, हाउ डिड दे गॉट दी सक्सेस। देन वी हैव सीन द पोर्चुगीज, देन वी हैव सीन द डच, देन वी हैव सीन द इंग्लिश, एंड लास्ट वन इज द फ्रेंच। फ्रेंच के बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे कर्नाटिक वॉर्स। अब देखिए इन पैरेलल हमने क्या देखा, मुगल्स भी देखे, मराठा भी देखे। नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर्स में हमें मुगल्स देखना है। मुगल्स के बाद हम मराठा देखेंगे, मराठा के बाद हम मैसूर देखेंगे, हैदराबाद देखेंगे, कर्नाटक देखेंगे। एवरीथिंग विल बी सीइंग एवरीथिंग। तो पैरेलल हिस्ट्री कहलाती है कि ये कैसे आए, एक तरफ चलेगा। पैरेलल इंडिया में क्या चल रहा था वो, ये तो यूरोपियंस का पार्ट है कि यूरोपियंस केम टू इंडिया एंड दे स्टार्टेड, whereas some dynasty was there in India, at least in northern India. What was that dynasty, वो हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम वो डायनेस्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि 1498 से हमने शुरू किया है, तो हम 1498 से इंडिया की भी हिस्ट्री कंटिन्यू में लेकर के चलेंगे, और वो हमारी अब कब तक आएगी, 1858 तक। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। That's all for this lecture. There is nothing important. No one is going to ask you any question. Hardly any question will be asked from Dutch or French. है ना? Just go through it once and that's it. And don't write, don't make notes. कोई नहीं पूछने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला इन लेक्चर से। Okay? That's all. Bye bye.